जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के दो वीडियो में हमने इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और इसकी 4.1 जो एक्सरसाइज है वो सोल्व किया। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दी गई है, वहां पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है, कुछ समस्याएं दी गई है, जिनसे हमें समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बोल के बताऊंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसके सेकंड क्वेश्चन का पहला पॉइंट लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया तो इस प्रकार से गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो समीकरणों को हल करके हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, ये एक हमें संकेत दिया गया है कि किस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। तो हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है। आगे जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज उसमें हम इन्हें सोल्व भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें सबसे पहले दिया गया है और हमें कहा जाता है कि लंबाई जो है आयताकार भूखंड जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक ज्यादा है या एक अधिक है, हम कह सकते हैं। हम इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन को लिखने का मेथड क्या है। यहाँ पर हमें आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो यहाँ पर दोस्तों 528 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि जो ये भूखंड है आयताकार, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इसे आयत बना करके समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगल पहले हम बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है कि जो लंबाई है, लंबाई ये वाली होती है। ये दोस्तों जो लंबाई है इसके चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, लंबाई को मानना है या चौड़ाई को मानना है। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में शर्त हमें दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें कहा जाता है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। तो चौड़ाई को यदि हम अक्ष मान लें, तो चौड़ाई को यदि हम अक्ष माने तो लंबाई हमारी क्या होगी, चौड़ाई का दुगुना करना है तो 2 अक्ष कर देंगे। इससे एक अधिक है तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे। ये दोस्तों यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने चौड़ाई x मानी तो लंबाई हमने अपने आप ज्ञात कर ली। तो जिसका जितना गुना कहा जाए, जिसके लिए कहा जाता है उसको आप मान लीजिए और इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इक्वेशन किस तरीके से ज्ञात होगा, देखिए हमें इक्वेशन ज्ञात करने के लिए पहले ही यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया हमें दे रखा है। तो जो एरिया है उसके बराबर हम क्या रखते हैं, जो आयत का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करा के हम किसके इक्वल रख देंगे, 528 के। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन का मेथड हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने चौड़ाई x मानी है, तो यहाँ पर हमें लिखना भी है कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर दोस्तों अक्ष मीटर हमने मानी है, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में, क्वेश्चन में हमें दिया भी गया है कि मीटर में है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जैसा कि हमें शर्त में कहा गया था कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुने से, तो चौड़ाई हमने x मानी है, इसका 2 गुना यानी कि 2 अक्ष हो जाएगा और इससे एक अधिक है तो प्लस हम 1 करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो समीकरण है वो किस प्रकार से बनेगा। समीकरण बनाने के लिए हमें लंबाई गुना चौड़ाई करना है, यानी कि अक्ष का गुणा हमें 2 अक्ष प्लस 1 से करवाना है। और ये क्या हो गया, आप देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई हमने करा दिया तो ये क्षेत्रफल के इक्वल होगा। क्षेत्रफल हमारे पास है 528 मीटर स्क्वायर। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो अक्ष का गुणा 2 अक्ष से कराएंगे, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस 1 का गुणा अक्ष से कराएंगे, अक्ष होगा और बराबर में होगा 528। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर 528 को इधर लेके आते हैं, तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 528, क्योंकि 528 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का होगा। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 528। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है। आगे हमें लिखना है, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस 528 बराबर 0 है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जो इसका सेकंड पॉइंट है मैं बोल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इसका जो क्वेश्चन है देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें पूछे हैं जो धनात्मक होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रम के अनुसार। पहले तो हम ये समझते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं दोस्तों वह संख्याएं होती हैं जिनमें जीरो के अलावा माइनस और प्लस की सभी संख्याएं शामिल होती है। पूर्ण जो संख्याएं होती है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो धनात्मक क्रमागत की बात आई है तो क्रमागत कोई भी हो सकता है। जैसे 13 के बाद में 14 आता है तो 13 और 14 क्रमागत हो गए, 15 16 हो गए, 17 18 हो गए, 1 2 भी हो सकते हैं। तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कब आएगा, जब एक धनात्मक पूर्णांक को हम अक्ष मानेंगे। तो क्रम के अनुसार कब आता है, जब अक्ष में हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब मान लेते हैं कि अक्ष का मान हमारे पास 6 निकल के आता है, तो 6 में हम 1 ऐड करेंगे तो 7 होगा। यानी कि 6 और 7 क्या है, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रम के अनुसार है। अक्ष का कोई भी मान रखिए उसमें 1 ऐड कीजिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें यह समझ के चलना है कि हमें संख्याओं को किस तरीके से मानना है। तो यहाँ पर देखिए अगर पहला धनात्मक पूर्णांक हम अक्ष मानते हैं तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होगा, अक्ष प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जिसे दोस्तों हम अक्ष मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1 होगा। और यहाँ पर हमें कहा जाता है क्वेश्चन में कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अक्ष का गुणा हम अक्ष प्लस 1 से करा देंगे क्योंकि यही दोनों धनात्मक पूर्णांक है। और इसके बराबर कितना आएगा, 306। अब हम इनका गुणा करा देते हैं तो देखिए अक्ष का गुणा अक्ष से अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस अक्ष हो जाएगा, बराबर में 306 है। अब हम इसे 0 के इक्वल करते हैं तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, 306 को इधर लेके आते हैं तो माइनस के 306 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी शर्त हमें दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो तीसरा इसका पॉइंट है उसमें हमें कहा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो भी हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। माना कि रोहन की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, तो यहाँ हमें लिखना है माना कि रोहन की वर्तमान आयु। और हम यहाँ पर दोस्तों वर्तमान आयु से ही तुलना करेंगे, तो इसकी जो वर्तमान आयु है हम यहाँ पर x वर्ष मान लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो माँ है इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रोहन की आयु है उसमें 26 वर्ष ऐड कर देंगे तो इसकी माँ की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें लिखना है रोहन की माँ की आयु या माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन से दोस्तों ये कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। तो 26 अक्ष में हम ऐड करेंगे तो ये आयु आएगी इसकी माँ की। अब क्वेश्चन में हमें आगे कहा जाता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी कि 3 वर्ष के बाद में इनकी आयु का जब हम गुणनफल करेंगे तो वह 360 के बराबर आएगा। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि 3 वर्ष बाद में इनकी आयु कितनी हो जाएगी। अभी जो आयु हमने रखी है ये वर्तमान आयु है, तो 3 वर्ष बाद में देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होती है, जो इसकी दोस्तों वर्तमान आयु है, अभी की आयु है, उसमें हम 3 साल ऐड करेंगे, 3 साल जोड़ देंगे तो 3 साल आगे हम चले जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए इसकी माँ की भी आयु 3 साल बढ़ेगी क्योंकि रोहन की बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसकी माँ की आयु भी बढ़ेगी। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद। यहाँ पर जो माँ की आयु पहले थी उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो पहली आयु थी वर्तमान में इसकी x प्लस 26, इसमें हमने 3 ऐड किया तो ये हो जाएगी x प्लस 29। तो इसकी माँ की आयु है कितनी है, x प्लस 29 वर्ष। अब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष आगे हम आ चुके हैं, इनका गुणनफल करा देते हैं। देखिए x प्लस 3 रोहन की आयु है, इसकी माँ की आयु है x प्लस 29 वर्ष। इनका गुणनफल हमने कराया, किसके बराबर हो जाएगा 360 के। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा, इसे सोल्व हम करेंगे तो किस प्रकार से होगा। देखिए x का गुणा x से कराएंगे x स्क्वायर होगा, x का गुणा 29 से कराएंगे तो प्लस के 29 x होंगे। यहाँ पर दोस्तों प्लस 3 का गुणा x से कराएंगे प्लस के 3 x होंगे। यहाँ पर प्लस 3 का गुणा प्लस 29 से कराएंगे तो कितना होगा, देखिए 9 का गुणा 3 से 27, 2 और 3 3 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 87 होंगे जो यहाँ पर प्लस के हैं क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं, बराबर हो जाएगा ये 360 के। अब यहाँ पर दोस्तों इसे आप सोल्व कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए x स्क्वायर यहाँ पर है, 30 x में 3 x हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 32 x, तो प्लस के 32 x।
अब यहाँ पर दोस्तों हम 0 के इक्वल समीकरण को करते हैं, तो 360 को इधर लेके आ जाइए, तो प्लस 87 है माइनस के 360 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसे हम आगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस के 32 एक्स है, और यहाँ पर 87 हम घटा देंगे 360 में से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये माइनस के हैं प्लस के हैं, तो यहाँ पर घटाने पर बचेंगे माइनस के 273। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमने ज्ञात कर लिया है, जो कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चनों का मेथड है। क्वेश्चन को पहले हमें समझना है, किस तरीके से क्या शर्तें दी गई है उन पर ध्यान देना है, और बाद में हमें सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक पॉइंट और शेष रह गया, उसे हम और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप रेलगाड़ी की चाल को मान सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो यहाँ पर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो रेलगाड़ी है एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में यहाँ पर सीधा रख रहा हूँ 480 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से कहा जाता है आगे कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाता है, यानी कि दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी कम हो जाएगी, तो समय जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा। तो समय दोस्तों कितना ज्यादा लगेगा ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया कि यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी कम करते हैं इस चाल से, तो यहाँ पर इसे 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देखिए किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। यदि हम इस चाल से, यहाँ पर दूरी हमें दी गई है पहले से, यदि इस चाल से हम समय निकाल लेंगे, इस चाल से कितना समय लगता है, ठीक है, और उसके बाद में जो चाल हमने मानी है इस चाल से समय निकालने की कितना समय लगता है। अब हमें पता तो है कि दोनों समय का अंतर 3 घंटे है, क्योंकि अगर हम चाल कम करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इस चाल से इससे कितना ज्यादा समय लगता है, 3 घंटे। तो यदि दोनों का समय का अंतर हम करेंगे तो बराबर उसे 3 के रख सकते हैं। देखिए किस तरीके से समझिएगा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इससे समय कितना लगेगा। समय के लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो दूरी बटा चाल के लिए हम क्या करेंगे, यदि चाल यहाँ पर हमारी कितनी है, जो हमने मानी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर मान सकते हैं, एक्स वाई यू वी कुछ भी, ठीक है। तो दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर थी, तो इसकी दूरी हम यहाँ पर रखेंगे 480 बटे में चाल इसकी अक्स रखेंगे, इतना इसे समय लगेगा, क्योंकि ये हमने दोस्तों समय निकाला है यहाँ पर। तो समय किस में आएगा, यहाँ पर समय नहीं लिखे हम घंटे लिख सकते हैं, क्योंकि जो समय हमें घंटे में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर चाल कम कर दी जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम होती तो क्या होता, देखिए तो यहाँ पर कितना समय लगता है। यहाँ पर दोस्तों दूरी तो उतनी ही है, चाहे चाल कम हो या ज्यादा हो, दूरी तो 480 किलोमीटर ही है। तो 480 किलोमीटर तो ऊपर रहता, लेकिन जो चाल हमारी हमने मानी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें से हम कितना घटा देते, 8 घटा देते, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम कर दी। मान लीजिए x का मान 60 होता तो 8 घटाने पर कितना आता, 52, तो ये चाल 52 होती। अब कितनी भी चाल हो सकती है जो हम ज्ञात करेंगे तब आएगा, यहाँ पर हमें केवल इक्वेशन बनानी है। तो इतना घंटे का ऐसे समय लगता। अब देखिए दोनों टाइम हमने निकाल लिया कि जब चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटे होती है तब कितना समय लगता है, जब चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती है प्रति घंटे तो कितना समय लगता है। अब यदि दोनों समय का हम अंतर करा दें, यानी कि 480 बटे x माइनस 8 एक समय, तो ये है जब चाल कम होती है, इसमें से हम वो वाला समय घटा दें 480 बटे x, तो यहाँ पर कितने समय का अंतर आता है, 3 घंटे का, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए ये इक्वेशन किस तरीके से बना है, इसे भी आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमने चाल रखी कब, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है। तो यहाँ पर हमें कहा जाता है, क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि 3 घंटे ज्यादा लगते पहले वाली चाल से। पहले वाली चाल ये थी, तो इससे जितना टाइम लगा उससे इससे कितने ज्यादा लगते हैं, 3 घंटे। तो हमने क्या किया, जो चाल थी ज्यादा समय लग रहा था उसमें से कम वाला समय घटा दिया, तो बराबर में कितने घंटे आ गए, 3 घंटे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पर दोस्तों इस इक्वेशन को हमें आगे और भी सोल्व करना है। देखिए किस तरीके से हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि जो पूरा इक्वेशन है ये 3 से डिवाइड है। देखिए 480 3 से डिवाइड होता है,
यहाँ पर 480 है, यहाँ पर 3 है, तो उस पूरे समीकरण को आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 3 से जब डिवाइड कराएंगे देखिए क्या होगा, 480 है, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, 160 बार डिवाइड होगा, क्योंकि 4 में देखिए 3 का भाग एक बार जाएगा, शेष 1 रहेगा, 8 लिखेंगे 18 होंगे, तो यहाँ पर 6 ये 18 होते हैं, तो 6 बार भाग जाएगा, शून्य आएगा, तो 160 बट्टे x माइनस 8 होगा, यहाँ पर भी 160 हो जाएगा, बट्टे x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम देखिए हमारे पास क्या आएगा, x और x माइनस 8 दोनों को हमें लेना होगा। अब इस एलसीएम से देखिए x माइनस 8 से तो x माइनस 8 कटेगा, x बचा है, तो x का गुणा हम 160 से करा देते हैं, तो 160 गुणा x माइनस, यहाँ पर देखिए x से x कटेगा, तो x माइनस 8 बचेगा, तो x माइनस 8 का गुणा हम 160 से करा देंगे, बराबर में 1 चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए वज्र गुणा करा देते हैं, क्योंकि इसको हमें उधर भेजना होगा, तो यहाँ पर होगा 160, x वाले चिन्ह से इसे गुणा कराना होगा। देखिए माइनस का गुणा x से कराएंगे, माइनस के x होंगे, और 160 का गुणा x से कराएंगे, 160 x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा हम कराएंगे 160 से, तो कितना होता है देखिए, 8 छक्के 48, 4 और 8 और 4 12, कितना हो जाएंगे 1280। अब बराबर में देखिए 1 है, तो 1 का गुणा इससे होगा, यानी कि x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा 1 से, तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 160 प्लस के हैं, 160 माइनस के आपस में घट जाएंगे, 0 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए बचा हमारे पास 1280, बराबर में है x का गुणा x माइनस 8 से करा देते हैं, x का गुणा x से x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा माइनस 8 से माइनस के 8x हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे उठा के आप उधर ले जाइए, या इसे उठा के आप इधर लेके आइए, हम यहाँ पर इसे उठाकर उधर ले जाते हैं, तो इधर शेष रह जाएगा 0, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 8x, इसको हमने उधर पक्षांतरण किया, माइनस के 1280, और बराबर में रह गया 0। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चनों का मेथड है इक्वेशन बनाने के लिए कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। और दोस्तों हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।